जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 3 पढ़ेंगे और हम इसमें देखेंगे कि जो हमारी परीक्षा के लिए है वो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देंगे। जैसे कि इसका पहला बिंदु है खेती और पशुपालन की शुरुआत। मध्य पाषाण काल से ही हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पति कहाँ कहाँ मिल सकती है, बीज कैसे अपनी डंडल से टूटकर गिरते हैं, गिरे बीजों का अंकुकरण और उनसे पौधे का निकालना आदि। जैसे कि हम देखते हैं मध्य पाषाण काल से हमें पर्यावरण का बदलाव मिलता है। और क्या कहते हैं, जो लोग थे उनका ध्यान क्या कहते हैं ना, इन बातों पर जाता है कि वनस्पति जो है वो कौन से ऐसे वनस्पति है जो यानी क्या कहते हैं खाने के लिए योग्य है और वो कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। और क्या कहते हैं, बीजों से उन्होंने पौधे उगाना शुरू कर दिए थे। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। मतलब कि इंसानों द्वारा क्या कहते हैं जो सबसे पहले मध्य पाषाण काल में जो सबसे पहले जानवर यानी पालतू बनाया गया वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। झुंड में रहने वाले और ज़्यादातर घास खाने वाले जैसे भेड़, बकरी, गाय और सूअर आदि जानवरों को इन्होंने पालतू बनाया। मतलब कि जो झुंड में रहते थे जो जानवर या जो ज़्यादातर घास खाते थे वैसे ही जानवरों को इन लोगों ने पालतू बनाया, जिसमें क्या कहते हैं बकरी हो गई, भेड़ हो गई, गाय हो गई और इसके अलावा भी जो जानवर थे उन्होंने इनको पालतू बनाया। अब हम दूसरा टॉपिक देखेंगे, बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुआ। मतलब कि जो लोग थे उनके रहन सहन का तरीका क्या था, मतलब वो रुकते कैसे थे, मतलब बसते कैसे थे। जो लोग थे उनके द्वारा जब पेड़ उगाने लगे और जानवरों की देखभाल करने लगे उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बसने की प्रक्रिया कहते हैं, जो आज से करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। लोगों ने उन्हीं पौधों को चुना जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूती डंडले अनाज के पके दाने के भार को संभाल सके। मतलब कि जो लोग थे वो उन्हीं पौधों को चुनते थे जो बड़े दाने वाले अनाज पैदा करते हो या जिनकी मजबूत अनाज के पके दाने के भार संभाल सके। मतलब कि उनकी जो डालियाँ थी वो मतलब कि अनाज के पके दाने के भार संभाल सके, ऐसे पौधों को वो चुनते थे। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों गेहूँ तथा जौ आते हैं। मतलब कृषि के लिए जो यानी सबसे पुरानी चीज़ है वो है गेहूँ तथा जौ। लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो और जो आमतौर पर अहिंसक हो। मतलब कि लोग जो थे वो उन्हीं पौधों और जानवरों का मतलब चुनते थे जो क्या कहते बीमार कम होते थे। जो जानवर कम बीमार होते थे उन्हीं को इन लोग चुनते थे, या फिर क्या कहते हैं जो पौधे कम बीमार होते थे उन्हीं पौधों को चुनते थे। और मतलब कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मतलब कि अहिंसक या हिंसक होते हैं, जैसे कि कुछ साधारण पौधे होते हैं जो अहिंसक, मतलब कि जो ऐसे पौधे भी पृथ्वी पर है जो क्या कहते हैं लोगों की जान ले सकते हैं, लेकिन वो ऐसे पौधे और जानवर को चुनते थे जो बीमार कम होते थे और अहिंसक कम होते थे। सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आती है। मतलब कि जो कुत्ते के बाद सबसे पहले यानी पालतू बनाया गया जानवर जो था वो भेड़ और बकरी आती है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है एक नवीन जीवन शैली। किसी पौधे के बीज को विकसित होने में कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्होंने एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। मतलब कि जो नवीन जीवन शैली थी वो उस समय के मनुष्य ऐसे थे कि कुछ पौधे ऐसे थे जिनको विकसित करने में मतलब कि महीना लग सकता था या फिर साल लग सकता था या फिर कुछ और भी वक्त लग सकता था। उनकी देखभाल करने के लिए वो एक ही समय पर रहने लगे, मतलब एक समय तक, मतलब कि लंबे समय तक वहाँ रहते थे। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचाकर रखने के लिए बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। मतलब कि जो अनाज और क्या कहते हैं जो भोजन थे और उनके जो बीज थे ये मतलब कि उनको इकट्ठा करने के लिए उन्होंने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी और फिर क्या कहते हैं या फिर क्या कहते हैं ज़मीन में खड्डे खोदे ताकि उन पौधों को या बीज को बचा सके। पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका था। मतलब कि जो भोजन का भंडारा था उसमें कि मतलब कि जो भोजन का भंडारण था वो एक पशुपालन भी हो सकता है। मतलब कि अगर हम किसी पशु को पालते तो हमें भोजन भी दे सकते हैं, जैसे दूध हो गया या फिर हम किसी बैल से खेती करवा सकते हैं, ऐसा। अब हम देखेंगे अनाज के उपयोग। अब अनाज का उपयोग कहाँ कहाँ होता था, जैसे बीज के रूप में होता था, खाद के रूप में होता था, उपहार के रूप में होता था और भंडारण के लिए होता था। अब हम देखेंगे अनाज और हड्डियाँ और पूरा स्थल। मतलब कि हम ऐसे पूरे स्थल को देखेंगे जहाँ पर हमें कौन से अनाज मिले या कौन सी हड्डियाँ मिली किस जानवर की, ठीक है। तो हमारा पहला पूरा स्थल है जो मेहरगढ़ है, ये हमारा आधुनिक पाकिस्तान है, जिसमें हमें गेहूँ, जो भेड़, बकरी, मवेशी मिले। और दूसरा है हमारा कोल्हीड हवा, मतलब कि ये जो हमारा है ये आधुनिक उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर हमें चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। महागढ़ा ये भी आधुनिक उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर हमें
चावल, मवेशी, मिट्टी पर खुरों के निशान मिले। और क्या कहते हैं, इसके बाद पूरा स्थल है हमारा गुफकार या आधुनिक कश्मीर में, जिसमें हमें गेहूं और दलहन मिला। उसके बाद हमें बुर्ज़होम, ये हमारा आधुनिक कश्मीर में है, जिसमें हमें गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी मिली, मतलब कि भेड़ और बकरी मिली बुर्ज़होम से हमें। और इसके बाद हमारा पूरा स्थल है चिरांद, ये हमारा आधुनिक बिहार में है, जिसमें हमें गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस, बैल। अब हमारा एक दूसरा एक पूरा स्थल है जिसे हम हल्लूर के नाम से जानते हैं। ये हमारा आधुनिक कर्नाटक में है, जहाँ पर हमें ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सूअर मिले। जैसे कि अब ये हमारा आधुनिक तमिलनाडु में है, इसे हम पय्यमपल्ली के नाम से जानते हैं, जहाँ पर हमें काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सूअर मिले। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे स्थायी जीवन की ओर। बुर्ज़होम वर्तमान कश्मीर में के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गटवाश कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। पुरातात्विदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने की जगह मिली है। मतलब कि जो बुर्ज़होम था ये हमारा अभी कश्मीर में है। यहाँ पर मतलब कि गड्ढे के नीचे लोग यानी घर बनाते थे, जिसे हम कर्तवास कहते हैं। इसमें मतलब कि अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी, और जो हमारे पुरातात्विक थे उन्होंने यानी झोपड़ियों के अंदर और बाहर क्या कहते हैं आग जलाने का स्थान मिला। अब वो आग इसलिए जलाते थे, शायद घर में उजाला हो, और क्या कहते हैं जानवरों से बचने का एक उपाय भी हो सकता था। नवपाषाण युग के औजारों की धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। उसी तरह प्राचीन प्रस्तुयुगीन औजार का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजारों हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। मतलब कि जो नवपाषाण युग के औजार की धार थी उसको अधिक पैना, मतलब कि उसको यानी नोकीला बनाने के लिए पॉलिश चढ़ाई जाती थी उस पर। और क्या कहते हैं प्रस्तुयुगीन औजार का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। और फिर बाद में ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज, मतलब कि जो वनस्पति थे उनको यानी पीसने के लिए किया जाता था। ओखली और मूसल का प्रयोग करते थे। नवपाषाण युग के पुरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। मतलब कि नवपाषाण युग के पूरे स्थल से हमें कई जगह पर मिट्टी के बर्तन मिले, जिन पर क्या कहते हैं कभी कभी हमें अलंकरण, मतलब कि उस पर चित्र मिलता था या चित्रण किया हुआ मिलता था। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे जो अनाज थे ये हमारे क्या कहते हैं आहार बन चुका था। मतलब कि उस समय के मनुष्य के लिए एक महत्वपूर्ण आहार बन गया था। अब लोगों ने मतलब कि इस काल में मतलब लोगों ने कपड़े भी बुनने लगे थे। इसमें क्या कहते हैं कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जनजाति। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया जिनमें प्राय कृषक और पशुपालक समूह में रहते हैं, जिन्हें जनजाति कहते हैं। प्राय जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और परिवारों के समूह मिलकर जनजातियों का निर्माण करते हैं। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। मतलब कि जो हमारे विद्वान हैं उन्होंने ऐसे किसानों का अध्ययन किया जिसमें हमें क्या कहते हैं वो पशुपालन और कृषक करते समूह है, जिन्हें हम जनजाति के नाम से जानते हैं। प्राय जनजातियाँ जो थी वो छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे। ज़्यादातर परिवार के लोग मतलब कि एक दूसरे से संबंधित होते थे और परिवार के समूह मिलकर जनजातियों का निर्माण करती थी। ठीक है, जनजातीय के जो सदस्य थे वो मतलब कि शिकार करते थे, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे मतलब कि काम करते थे, मतलब कार्य करते थे। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती थी। बच्चे पौधों को देखभाल करते थे और चिड़ियों और जानवरों को दूर भगाते थे। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते थे, जबकि बच्चे छोटे झुंडों को। यहाँ जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने से लेकर बर्तन बनाने, टोकरियाँ बुनने, औजार तथा झोपड़ी बनाने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते थे। कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता था। वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान तथा अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता था। मतलब कि जो वहाँ की महिलाएं थी या उस समय की जो महिलाएं थी, मतलब कि जो जनजाति में महिलाएं पाई जाती थी वो खेती का सारा काम करती थी, और जो बच्चे थे वो पौधों की देखभाल करते थे और चिड़िया और जानवरों को दूर भगाते थे। और पुरुष जो थे वो आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते थे, जबकि बच्चे छोटे झुंडों को चराते थे। यहाँ जानवरों की सफाई तथा दूध से निकालने से लेकर बर्तन बनाने, टोकरियाँ बुनने और औजार झोपड़ियाँ बनाने का काम स्त्री और पुरुष दोनों यानी मिलकर करते थे। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिला है कि कोई मतलब दोनों समान थे यहाँ पर इस समय पर, मतलब कि दोनों यानी मिलकर यानी सारा काम करते थे। कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता था, मतलब कि जो मतलब व्यक्ति शक्तिशाली है, उसके शारीरिक शक्तिशाली है, बुद्धिमान हो, उसको नेता मान लिया जाता था।
वयस्क जो महिलाएं थी, मतलब कि जिनको यानी किसी चीज़ में रुचि थी, उनके ज्ञान तथा अनुभव के लिए भी विशिष्ट सम्मान दिया जाता था इन जनजातियों में। जनजातियों में उनकी भाषा, संगीत, कहानियाँ तथा चित्रकारी भी शामिल है। उनके अपने देवी देवता होते थे। ज़मीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती थी, जिनका उपयोग सभी एक साथ करते थे। इनमें गरीबी और अमीरी के बीच कोई खास अंतर नहीं होता था। मतलब कि जो जनजातियाँ थीं, उनके लिए उनकी भाषा, संगीत और उनकी कहानियाँ और उनका जो चित्रकारी थी, वो सब उनमें शामिल था। मतलब कि एक संस्कृति थी और उनके अपने देवी देवता थे। जो ज़मीन था या फिर जंगल थी या घास या फिर मैदान या फिर एक पानी का तालाब, वो मतलब कि है ना, पूरी जनजाति का मतलब कि क्या कहते हैं, लोग उपयोग कर सकते थे वहाँ। मतलब कि उसका उस पर किसी का अधिकार नहीं था। जैसे कि हम लोगों का अधिकार होता है ना ज़मीन पर, ये ज़मीन हमारी है, इस पर सिर्फ हम ही खेती करके। लेकिन जो जनजाति पाए जाते थे, उनकी ज़मीनों पर या जहाँ तक उनकी ज़मीन थी, उन पर यानी हर एक सदस्य का अधिकार था। और इनमें क्या कहते हैं, गरीब और अमीर के बीच में कोई खास अंतर नहीं था। जो आजकल हमारे समाज में गरीब और अमीर के भेदभाव है, वो इस प्रकार इस पर नहीं था। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, मतलब कि इसका एक नया टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसमें हम देखेंगे यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन के दर के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8000 साल पहले हुआ। इस इलाके में सबसे पहले स्त्री पुरुषों ने जो गेहूं उगाने और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ खुदाई में सबसे पहले के स्तरों से पुरातात्विकों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डी मिली। इनमें हिरन तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियाँ शामिल है। उसके बाद के स्तरों से भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ ज़्यादा मिली। जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ में जो क्या कहते हैं बस्ती का आरंभ हुआ, मतलब कि वहाँ पर बस्ती लगने लगी थी, मतलब कि हाँ लगता था कि यहाँ पर लोग रह रहे हैं मेहरगढ़ में, वह 8000 साल पहले हुआ। इस इलाके में मतलब कि जो महिलाएं थी या जो पुरुष थे, उन्होंने मिलकर क्या कहते हैं गेहूँ और जौ जैसी और क्या कहते हैं भेड़ बकरी को पालना सीखा। और यहाँ पर खुदाई में सबसे पहले के स्तर जो मतलब कि क्या कहते हैं विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरन तथा सूअर जैसे जंगली जानवर भी थे। मतलब कि मेहरगढ़ में हमें यानी जब खुदाई की तो वहाँ पर हमें सूअर और जंगली जानवरों की हड्डियाँ भी मिली। उसके बाद क्या कहते हैं जो आगे के स्तर थे, उसमें हमें क्या कहते हैं भेड़ और बकरिया की भी हड्डियाँ ज़्यादा मिली। मेहरगढ़ में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। यहाँ के लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में कब्र के एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। मतलब कि जो मेहरगढ़ में जो घर थे वो क्या कहते हैं चौकोर तथा आयताकार जैसे मतलब कि शेप में हुआ करते थे। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरा होता था। मतलब कि कुछ लोग थे जो क्या कहते हैं भंडारण, मतलब कि जो कुछ कुछ कमरे थे वो भंडारण के लिए भी उपयोग किए जाते थे। मतलब कि अनाज का भंडारण या अपने भोजन का भंडारण करने के लिए। यहाँ के जो लोग थे, इनकी यानी एक आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्र में जो यानी जिनको दफन कर देते थे उनके साथ कुछ सामान भी रख देते थे। मेहरगढ़ में जो कब्र में मतलब कि एक ऐसी कब्र मिली जहाँ पर एक इंसान के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। ये मेहरगढ़ में हुआ था। अब हम देखेंगे दाऊजली हेडिंग, मतलब कि ये एक हमारा और टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसे हम दाऊजली हेडिंग के नाम से जानेंगे। यहाँ पर यह पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्री की घाटी की एक पहाड़ी पर है। यह खरहल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते हैं। यहाँ से जेटाई पत्थर भी मिला है, जो कि संभवतः चीन से आया होगा। इस पूरा स्थल से कष्टश्रम अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है के औजार और बर्तन भी मिले। मतलब कि जो दाऊजली है वहाँ पर हमें क्या कहते हैं, ये हमें दाऊजली वहाँ मिलेगा जो क्या कहते हैं चीन और म्यांमार की ओर जाने वाला जो रास्ता है ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। यहाँ पर जो क्या कहते हैं खराल और मसूल जैसे जो पत्थर जो थे उनके उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ पर जो लोग थे वो भोजन के लिए अनाज उगाते थे। यहाँ से जेनाइट पत्थर भी मिला है, जो कि क्या कहते हैं ये चीन में पाया जाता है। इससे ये हो सकता है कि ये पत्थर चीन से ही आया हो। इस पूरे स्थल में मतलब कि जो लकड़ियाँ थी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है, उनके औजार और बर्तन भी मिले हैं। अब हम इसका नेक्स्ट बिंदु देखेंगे या टॉपिक देखेंगे जो है नवपाषाण पुरास्थल चातालबुक, जो कि तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। मतलब कि जो ये नवपाषाण पुरास्थल था ना चातालबुक, ये अभी तुर्की में है। यहाँ पर मतलब कि दूर दराज स्थानों से मतलब कि चीज़ें लाई गई थी और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया एक चमक पत्थर था, जिसे लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ थी। पहले और बाद के स्तर, जब टीले की खुदाई की जाती थी तो उसके सबसे निचले स्तर
सबसे पुराना होता है और उसके बाद के स्तर के बाद के युगों के होते हैं। यही ऊपरी तथा निचली तहें आमतौर पर स्तरों के रूप में जानी जाती है। मतलब कि जो ये स्तर है इसको हम समझेंगे जैसे 4 3 2 1 है। अब हम देखेंगे जो चौथा है वो मतलब कि बहुत पुराना हो सकता है। फिर तीसरा जो उससे थोड़ा नया काल के लोग वहाँ रहते थे, या फिर उससे पहले अब जो नंबर सेकंड पर है वो थोड़े मतलब कि एक पूर्वज या 2-3 पीढ़ी के बाद के लोग हो। और ये जो है ये फर्स्ट वाला ये मतलब कि मान लो कि जैसे हम लोग हैं ऐसे हो सकता है। मतलब कि जो लोग थे वो अपना स्थल नहीं छोड़ते थे, जैसे कि हम लोग अपनी ज़मीनें नहीं छोड़ते, हमारे पूर्वज भी उस ज़मीन पर रहने हैं लेकिन कोई कारण की वजह से लोग छोड़ देते हैं। वैसे ही मतलब कि जैसे हम लोगों को यानी जो स्थल मिले हैं वहाँ पर हमें ये चीज़ें देखने मिली है। मतलब कि जैसे हम ज़मीन की खुदाई करते रहते हैं ना, तो हमको मिलती है कि यहाँ पर भी मतलब कि लोग लगातार रहते थे। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग 12,000 साल पहले हुआ। मतलब कि लोग कब बसना शुरू हुए? 12,000 साल पहले। मतलब एक जगह पर रहने लगे, नहीं तो घूमते थे। और मेहरगढ़ में मतलब कि बस्तियों का आरंभ 8,000 साल पहले हुआ। थैंक यू दोस्तों। तो अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद और आप लोग अपना ख्याल रखिए और खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए।